आज यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की महत्वपूर्ण यूनिट एनवायरनमेंट से कुछ महत्वपूर्ण सेक्शंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड पर चर्चा की जाएगी। नेट के एग्जाम में 2 से 3 बार ये देखा गया कि इस पर प्रश्न पूछा गया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड ये क्या है? तो ये भारत और पाकिस्तान के सीमांत क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक पक्षी है। 2018 के मुताबिक अब तक इनकी संख्या 150 रह गई है। इससे पूर्व 2011 में इनकी संख्या 250 थी और अभी ये घट करके 150 रह गई है। अब इस प्रकार से देखा जाए तो इनकी संख्या लगातार गिरती जा रही है। ये काफ़ी चिंता का विषय है। IUCN के अकॉर्डिंग इसे दुर्लभतम प्रजातियों में रखा जाता है। दुर्लभतम यानी कैटेगरी क्रूशियली रेज्ड कैटेगरी। IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी से स्पीशीज आर क्लासिफाइड बाय द IUCN रेड लिस्ट इनटू 9 ग्रुप्स set through criteria such as rate of decline, population size, area of geographic distribution and degree of population and distribution fragmentation। अब इन्हें 9 श्रेणियों में बांटा जाता है उनके स्तर के अनुसार। उनकी गिरने के स्तर, किस प्रकार से उनकी संख्या कम हो रही है लगातार, उनकी संख्या जैसे जैसे कम हो रही है, और उनके कई ऐसी चीज़ें उनके नेटिव के आधार पर, उनके रहने के हिसाब से, उनके पॉपुलेशन साइज, उनके ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से इन्हें 9 श्रेणियों में बांटा जाता है। यहाँ पर मैं 9 श्रेणियों का वर्णन करूंगा। पहला है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब है नो नोन इंडिविजुअल रिमेनिंग। वर्तमान में दुनिया में एक भी जीव इस कैटेगरी का नहीं बचा है। अब एक्सटिंक्ट कैटेगरी के अंतर्गत देखा जाए तो एक पक्षी मुझे याद आता है, जैसा कि इंडिया पोस्ट, आप जब डाक विभाग में डाक करने जाते हो तो एक आप स्पीड पोस्ट वगैरह करते हो तो एक रसीद मिलती है जिसमें कुछ आपको इस प्रकार की 3 धारियां वाला एक सिंबल मिलता है और नीचे इंडिया पोस्ट लिखा रहता है। अब ये जो सिंबल है एक्चुअली ये एक एक्सटिंक्ट प्रजाति की का आइकॉन है। सिंडे डक, जिसका नाम है सिंडे डक। सिंडे डक वास्तव में आज से 150 साल पहले भारत में काफी ज्यादा पाया जाता था। सर क्या नाम बताया सर एक बार स्पेल कर सिंडे डक। सिंडे डक SYNDAY सिंडे और डक DUCK। सिंडे डक जो है वो भारत में बहुतायत पाया जाता था। इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती गई। शिकारियों ने इसे शिकार कर करके इसे एंड कर दिया और ये लगभग आज से 50-60 साल पहले तक में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कभी मिल गया, लेकिन इसके बाद अब ये बिल्कुल विलुप्ततम प्रजाति हो गई। यानी अब ये दुनिया में है ही नहीं। नो नोन इंडिविजुअल्स रिमेनिंग, कोई भी इंडिविजुअल अब नहीं बचा। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है वो है एक्सटिंक्ट टू वाइल्ड, known only to survive in capacity or as a naturalized population outside historic range। शायद कहीं हो सकता है या ऐतिहासिक रूप से कभी कोई कहीं किसी ने बताया कि एक आध स्पीशीज कहीं देखी गई, यानी ये भी मान सकते हैं कि विलुप्त हो गया है, लेकिन शायद मिल सकती है, दुनिया के किसी कोने में हो सकता है, इसलिए एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड में रखा जाता है। और काफी जैसे आप पोलर बियर को नाम सकते हैं, तो पोलर बियर सब जनरली एक्सटिंक्ट ही मान लिया जा रहा है। काफी वर्षों से नहीं देखा गया, लेकिन कभी कभार 1-2 कोई प्रजाति कहीं किसी ने देखा या बताया, तो इस प्रकार से मान लिया जाता है कि शायद कहीं बचे हों। known only to survive in capacity
और एज नेचुरलाइज पॉपुलेशन आउटसाइड इन हिस्टोरिकल रेंज, कहीं किसी रूप में प्राकृतिक रूप से कहीं कोई इनकी जनसंख्या पड़ी हो। इसके बाद तीसरा कैटेगरी आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, सीआर कैटेगरी जिसे कहा है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी, एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड, यानी लगभग खत्म होने की कगार पे, हाशिए पर है, हाशिए नहीं कि बस मार्जिन पे है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड की चर्चा करी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड लगभग एंड हो रहे हैं, अब इनकी संख्या गिरती जा रही है। सन 2011 में ये 250 थे और आज इनकी स्थिति है कि दे आर जस्ट 150 इन अ रेंज, जिनमें लगभग 100 के आसपास राजस्थान, जो मुख्य जगह पे राजस्थान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे पाए जाते हैं, वो भी प्रिजर्व्स और रिजर्व्स में, नेशनल पार्क्स में इनको सिक्योर करके रखा, इनका ग्रोथ किया जा रहा है, उस दृष्टिकोण से ये पाए जा रहे हैं। ऐसे ही बहुत से अन्य जीव क्रिटिकली एंडेंजर्ड की स्थिति में आ गए। चौथी कैटेगरी की बात करेंगे वल्नरेबल। हाई रिस्क ऑफ एंडेंजर्ड इन द वाइल्ड, धीरे धीरे ये हाई रिस्क पर जा रहे हैं और आने वाले समय में ये खत्म होने की संभावना है, धीरे धीरे एंड हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल विशेष प्रकार की प्रजाति, चीते की प्रजाति, वो धीरे धीरे अब वल्नरेबल हो रहे हैं, एंड होने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। पांचवा कैटेगरी है नियर थ्रेटेंड, जिसे हम एंटी कहते हैं। सर एक क्वेश्चन है सर। हेलो। हाँ सर बोलिए। सर जैसे जो इनका जो जैसे बताया आपने विशेष प्रजाति है, जैसे कि एक्सटिंक्ट है वल्नरेबल, इसमें कुछ पर्टिकुलर नाम भी पूछ सकते हैं इस जाति के अंतर्गत जो कौन सा पक्षी आता है जो विलुप्त है? Yeah, that I have mentioned here. Okay, so don't worry, I have mentioned here the examples of endangered species. Generally endangered species को पूछा जा सकता है और वो मैंने मेंशन किया है। जितना पूछा जा सकता है मैं उसके हिसाब से यहाँ पर जरूर आपको नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ चलिए। नियर थ्रेटेंड, अब नियर थ्रेटेंड लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर, आने वाले भविष्य में ये खतरा है, आने वाले भविष्य में इनकी खत्म हो जाने की स्थिति दिख रही है। अब अगर हम कहें तो आप गिद्ध को देखिए, वो धीरे धीरे अब दिखना बंद हो गए हैं। कौवे, क्रोज, आप अभी बाहर निकल जाइए, आपको गिद्ध तो दिखाई नहीं देगा, कौवा शायद इक्का दुक्का दिख जाएगा। अभी हाल की बात है, एक हमारे मित्र एक्सपायर हो गए, उनके यहाँ श्राद्ध था, मैं उसमें गया था। तो श्राद्ध के लिए उन्होंने कौवे के लिए जो भोजन होता है वो निकाला और ये हुआ कि इसे कौवे को खिला दिया जाए, ये गाय को खिला दिया जाए, और उसके बाद उसे घर के बाहर रख दिया गया। ये हुआ कि कौवा और गाय खा ले तो फिर बाकी लोग खाएं ना। गाय तो मिल गई और गाय ने खा लिया, बट इन रियली कौवा नहीं दिखा कोई। वो कौवे के लिए पड़ा रहा लेकिन कौवा कोई दिखाई नहीं दिया। अंत में उसे आसपास के मवेशी खा गए, कुत्ते वगैरह खा गए। तो एक फैक्ट, हाँ, धीरे धीरे ये एंडेंजर्ड, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और ये जो है इकोसिस्टम के लिए खतरा है, जैव तंत्र के लिए खतरा है। क्योंकि अब गिद्ध है वो सड़े हुए मांस खा जाएगा, कौवा है सड़े हुए मांस खा जाएगा, और जो जीव पक्षी मर गए उनकी एक प्रकार से सफाई इन्हीं के माध्यम से होगी। और अगर इनकी संख्या घटेगी
तो ये जीव पक्षी सड़ेंगे और इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां पनपेंगी, बैक्टीरिया, वायरस बहुत पनपेंगे, जो कि नुकसानदायक स्थिति है। कहीं ना कहीं से आज जो हम लोग कोरोना जैसी एक समस्या में गुजर रहे हैं, ये प्रकृति में किसी प्रकार का छेड़छाड़ है, इकोसिस्टम में कुछ डिस्टरबेंस है। एक प्रकार से देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से इम्बैलेंस हुआ है, कुछ प्राकृतिक इम्बैलेंस का ही परिणाम है जो आज हम ऐसी समस्याओं से गुजर रहे हैं। क्योंकि कोई चीज प्रकृति में अगर आती है तो उसके पीछे, प्रकृति में उसके होने का पीछे देयर माइट बी सम रीजन। लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन, लगातार विकास की गतिविधि में कार्बनाइजेशन, कार्बन की मात्रा का बढ़ना, प्रकृति के साथ छेड़छाड़, इनोवेशंस के दृष्टिकोण से नए नए प्रकार के रिसर्च, ये कुछ ऐसे ही प्राकृतिक रूप से छेड़छाड़ का परिणाम एहसास होता है और ये इकोसिस्टम को हार्म कर रहा है। और अगर इकोसिस्टम ऐसे ही हार्म होता रहा तो हम पूरे जीवन ऐसे ही विभिन्न समस्याओं से जूझते रहेंगे और मनुष्य का विकास मंद हो जाएगा, मनुष्य का विकास बाधित हो जाएगा। एंडेंजर्ड स्पीशीज को और स्टडी करा जाए, इनके और श्रेणी को देखा जाए। नाउ छठा जो कंसर्न है यहां पर वो है लीस्ट कंसर्न। यानी इस कैटेगरी के अंतर्गत लोवेस्ट रिस्क डज नॉट क्वालिफाई फॉर अ मोर एट रिस्क कैटेगरी। यानी इन जीवों को बहुत लोवेस्ट रिस्क, इनकी संख्या इस कैटेगरी के अंतर्गत नहीं रखी जाएगी कि ये रिस्क में है। सातवां यहां पर है डेटा डेफिशिएंट। अब इनकी डेटा कम, नॉट इनफ डेटा टू मेक एन असेसमेंट। यानी डेटा डेफिशिएंट का मतलब हो गया कि इनकी डेटा एसेस करने की जरूरत नहीं है, इनकी डेटा एसेस करने की जरूरत नहीं है, ये परफेक्ट है। और आठवां ग्रुप जो है यहां पर रखा जाए नॉट इवैल्यूएटेड। अभी तक इन्हें काउंट नहीं किया गया, दे आर नॉट इज काउंटेड, दे आर नॉट काउंटेड टिल नाउ। तो इनको अभी तक काउंट नहीं किया गया। तो ये लिस्ट बनाई गई IUCN द्वारा। IUCN के ऊपर मैं और डिटेल आपको नेशनल पार्क के लिस्ट और एक राष्ट्रीय उद्यान दैट इज सेंचुरीज के अंतर्गत दूंगा। लेकिन चलिए मैं थोड़ा सा आपसे यहाँ चर्चा ही करता हूँ। मुझे ये बताइए कि नेशनल पार्क और सेंचुरीज में क्या डिफरेंस है। मैं अपने स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज? What is national park and sanctuaries? राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। सेंचुरी में स्पेसिफिकली कुछ लोगों को कुछ एनिमल्स को करा जाता है, मतलब स्पेसिफिक एनिमल्स के लिए होती है वो। और पार्क में आपको सभी तरह के एनिमल और बर्ड देखने को मिलते हैं, रखे जाते हैं। वो मेंटेन करा जाता है। और जो सेंचुरीज हैं वो ऑलमोस्ट नेचुरली होती है और उनको थोड़ा सा मेंटेन करा जाता है। जिस एरिया में जंगल में जैसे कोई डायनासोर और ये सब रह रहे हैं, उसी एरिया को थोड़ा सा रेनोवेट करके और पर्टिकुलर मतलब डिनोटेड होती है कुछ एनिमल्स। अच्छा, और कोई स्टूडेंट्स हमें नेशनल पार्क और सेंचुरीज में डिफरेंस बताएं। देखिए, नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान और सेंचुरीज यानी अभयारण्य। सेंचुरीज नाम से स्पष्ट हो जा रहा है अभयारण्य। अभय यानी सुरक्षित, प्रिजर्व्ड, रण्य यानी जंगल, यानी उन जंगलों को प्रिजर्व कर दिया गया है।
तो प्रकृति में बड़े बड़े अभयारण्य हैं यानी जंगल हैं, और उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड किया गया ताकि उसमें मानव जाकर अपना हैबिटेट ना बनाए, ह्यूमन का इंट्रूजन उसमें ना हो जाए, मानव उसमें जाकर के अपने निवास घर ना बना ले, कोई कॉलोनी ह्यूमन की वहां ना बने, ताकि ये जंगल सुरक्षित रहें और जंगलों का विकास हो, उसमें पाए जाने वाले स्पीशीज प्रजातियां अपना नेचुरल डेवलपमेंट करते रहे, मानव का हस्तक्षेप उसमें ना हो, अवैध गतिविधि ना हो, शिकार ना हो। इसके लिए बॉर्डर बीएसएफ के जवानों को नियुक्त करके उस पूरे जंगल को प्रिजर्व कर दिया गया, इसे कहेंगे अभयारण्य। लेकिन अब ये देखा गया कि इसके बाद भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो धीरे धीरे वहां मानव का इंट्रूजन हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज देखी जा रही हैं, और कुछ विशिष्ट स्पेसिफिक एरियाज में पाए जाने वाले स्पेसिफिक जीव जंतु समाप्त होने की कैटेगरी पे पहुंच रहे, तो उन्हें विशेष प्रकार से सुरक्षा प्रोवाइड करने की जरूरत है। उन जीवों को जो अब वहां सर्वाइवल में जिनको मुश्किल हो रहा है, उनको विभिन्न प्रकार के संसाधन देने की आवश्यकता है। तो जो अभयारण्य है, सपोज करिए ये एक अभयारण्य है, सेंचुरी, इसमें कुछ क्षेत्रों को प्रिजर्व करके उसे नेशनल पार्क के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, ताकि स्पेशली उन जीवों को प्रिजर्व किया जाए, यानी वहां पर ला करके उन जीवों का प्रोसेसिंग किया जाए, प्रोसेस किया जाए, उनका एनरिचमेंट किया जाए, उनको संसाधन दिया जाए, भोजन दिया जाए, जिससे कि उनकी संख्या अगर घट रही है तो उसको मेंटेन किया जाए, उनके लिए विशेष रूप से डॉक्टर रखा जाए, तमाम प्रकार की सुविधाएं दिया जाए, जिससे कि वो विशेष प्रजातियां ना खत्म हो जाए। अब इसके लिए पूरा एक प्रकार से, जैसे आप पार्क देखते हैं, एक पार्क एक जू में जाते हैं तो जंगले देखे और छोटे छोटे उसमें जीव जंतु रखे जाते हैं, तो यहाँ पे पूरा उनको प्राकृतिक माहौल प्रदान करके पूरी तरीके से उसको सुरक्षित करके वहां पर जीवन की तमाम सुविधाएं प्रोवाइड किया जाए। सपोज करिए कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो पहले वो सेंचुरीज था, बाद में उसे नेशनल पार्क में बदल दिया गया। अब वहां पर जो टाइगर्स हैं जो धीरे धीरे डेड हो रहे हैं, उनकी संख्या करके, उनको बाकायदे प्रिजर्व करके, उनको जो टाइगर्स बुढ़े हो गए हैं उनकी संख्या ना घटे, उनको भोजन पानी करना, एक छोटा शावक जन्म लेता है तो तुरंत ही उसके लिए डॉक्टर्स की व्यवस्था करना, उसको प्रोटेक्ट करना, पहले उसे ग्रो कर देना, जब वो मजबूत हो जाए तो उसे ले जाकर अभयारण्य में छोड़ देना, ताकि वो अपने जीवन को सामान्य रूप से जी सके, और उस पर निगरानी करते रहना ताकि उस पर उसका कोई भक्षण ना कर ले। इस प्रकार से उन्हें प्रोटेक्शन देना, उस प्रकार से उनका पालन पोषण करना, विकास करना, इसे हम नेशनल पार्क कहते हैं। तो नेशनल पार्क वास्तव में सेंचुरीज के कुछ हिस्से जिन्हें विशेष सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से निर्मित किया जाए उसे कहेंगे। क्लियर, समझ में आया आपको? ओके, ओके। तो अब यहां पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन किया है जो एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। अब देखिए, देयर आर सो मच एग्जाम्पल्स, बहुत कुछ हैं, बट हम कितना लर्न कर सकते हैं, हम कितना याद कर सकते हैं, कितनी चीजें हम ध्यान में रख सकते हैं। तो हम जितनी चीजें याद कर सकते हैं जो मैक्सिमम क्वेश्चंस के रूप में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं को नोट्स के अंतर्गत बनाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले है चिंचिला लैनिजर, दूसरा जायंट कैटफिश, तीसरा इब्रियन लायंस, चौथा कश्मीरी स्टैग, 12 सिंघा सुना होगा, कश्मीरी स्टैग 12 सिंग वाले डियर, हिरन, पांचवा वन हॉर्न राइनो, छठा रेड पांडा, सातवां स्नो लिपर्ड, और आठवां है टाइगर फैम। तो ये मैंने कुछ आपको एंडेंजर्ड स्पीसीज के विषय में छोटी सी सामान्य सी जानकारी यहां पर दी।